हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले तब तक के लिए एप्लीकेबल हैं जब तक के लिए सॉल्यूट का सॉल्यूशन में किसी भी टाइप का ना तो एसोसिएशन हो रहा हो ना ही डिसोसिएशन हो रहा। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करने की वजह से जब अगर किसी भी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है। जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वो भी इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि हम जो सोच रहे थे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आती, उससे चेंज आती है। तो ये जो चेंज है, इस चेंज को करेक्ट करने के लिए हम एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो उस न्यू फैक्टर को हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो हमें उसी के बारे में आज पढ़ना है। वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लिया कि हमारे पास शुगर है। ठीक है, 1 मोल शुगर है, उस 1 मोल शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको मालूम है जो शुगर है, शुगर का ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जब शुगर को आप डिसॉल्व करोगे तो सपोज आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ आई। ठीक है, अब वही 1 मोल शुगर की जगह हम 1 मोल NaCl यूज़ करें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जब 1 मोल शुगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 मोल हम NaCl भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल शुगर के केस में आनी चाहिए थी वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल NaCl केस में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 मोल शुगर के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आती है और 1 मोल NaCl केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो NaCl होता है, NaCl, जब NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl का डिसोसिएशन हो जाता है और NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na+ एंड Cl- के फॉर्म में। यानी कि आपने 1 मोल तो मिलाया लेकिन NaCl क्या हो गया, 2 मोल में डिवाइड हो गया, यानी एक Na+ में एक Cl- में। चलिए इसको इस तरह समझते हैं कि मान लिया कि जब आपने आपने NaCl को मिक्स नहीं किया था वाटर में, यानी एट इनिशियली NaCl कितने मोल थे, 1 मोल, और ये Na+ कितने थे, 0, और Cl- कितना था, 0। ठीक है, मान लिया जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर में डिसॉल्व किया तो एट टाइम t मान लेते हैं। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एट टाइम t क्या होगा, जो NaCl होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो 1 से क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ठीक है, तो जब से 1 से 0 हो गया तो NaCl डिसोसिएट हो गया Na+ Cl- में। ठीक है, तो क्या होगा ये, तो ये 1 मोल NaCl क्या होगा, 1 मोल Na+ बनाएगा, 1 मोल Cl- बनाएगा। यानी कि हम लेके तो 1 मोल चल रहे थे लेकिन सॉल्यूशन में कितने पहुंच गए, 1 + 1 यानी कितने, 2। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेशन हमारी कितनी थी, 1 मोल की थी, लेकिन रिजल्ट किस अकॉर्डिंग आएगा, 2 मोल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हो गए प्रेजेंट, 1 + 1 2 मोल्स प्रेजेंट हो गए। तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 मोल्स के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो 1 मोल की थी लेकिन रिजल्ट हमारा 2 मोल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। जब 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो क्या होगी, थ्योरेटिकल डेटा होगा। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में तो 2 मोल प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऑब्जर्व तो कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा क्या होगा, ये ऑब्जर्व्ड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है, यही रेशियो क्या कहलाता है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए हम डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कितना हुआ 2, हम लिखे 2 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कितना लेके चल रहे थे 1 मोल, तो 2/1, तो कितना आंसर आया 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 से ज़्यादा आ रही है ना। ठीक है, तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में जो वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ये चलिए तो डिसोसिएशन का केस था। अब अगर एसोसिएशन हो जाए, ठीक है, हमें मालूम है अगर एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद जो एसिटिक एसिड है वो डाइमेराइज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर के डाइमेराइज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सपोज मान लिया कि एट टाइम 0 ये 1 मोल लेके चल रहे थे। ठीक है, तब ये डाइमेराइज नहीं हुआ क्योंकि आपने सॉल्यूशन में से डिसॉल्व नहीं किया। लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन में से डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो एट टाइम t क्या होगा, ये पूरा पूरा एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 मोल 1 मोल डाइमेराइज हो रहा है, यानी 2 मोल CH3COOH 1 मोल CH3COOH होल ट्वाइस बना रहा है। जो 2 मोल है CH3COOH ये 1 मोल CH3COOH होल ट्वाइस बना रहा है, तो क्या होगा, अगर ये 1 मोल लेके चलें कितना बनाएगा 1/2। भाई 2 का आधा 1 बन रहा है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 1 का आधा कितना बनेगा 1/2, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो एट टाइम t कितना बनेगा CH3COOH होल ट्वाइस 1/2। ठीक है ना, तो भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 1 मोल के अकॉर्डिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व क्या हो रहा था 1/2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है 0 + 1/2 यानी 1/2। ठीक है, 1/2 पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन हम थ्योरेटिकली क्या सोच रहे थे, जो हमारा एक्सपेक्टेशन किसके अकॉर्डिंग था 1 मोल के अकॉर्डिंग था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो 1 मोल क्या हो गया हमारा थ्योरेटिकल डेटा और 1/2 क्या हो गया हमारा ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, तो अगर इसका वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो तो क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है ऑब्जर्व बाई थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व कितना है 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाई 1 यानी 1/2 कितना है 0.5। यानी जो वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 से कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा केस बोलेंगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब इसी को हम एक टेबल के थ्रू हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमने एक टेबल देख लेते हैं, टेबल में समझ जाते हैं और रिलेशन निकालते हैं मोलर मास के केस में। अब आपको मालूम है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मोलर मास की होती है। कैसे, चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे समझते हैं। जैसे मान लिया हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, है मान तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो पाई इज इक्वल टू N/VRT। कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो क्या हो गया पाई इज इक्वल टू W/m0 इंटू VRT। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ रहा है, जो पाई है वो m0 क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर W कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, R कांस्टेंट है, तो क्या होगा पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। देखें, ठीक है, और पाई क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इस तरीके ही समझ सकते हैं कि मान लिया आपके पास कोई सब्सटेंस है 1 मोल है। चलिए मान लिया हम एक तरीके समझ जाते हैं कि सॉल्यूशन में जाने से पहले तो हमारे पास एक ये सॉल्यूट, इसको एक पेन को मान लो सॉल्यूट पार्टिकल समझ लो कि सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है,
लेकिन जैसे सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व हुआ, ये क्या हुआ, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, यानी देखिए हमने रिफिल निकाल दे रहे हैं, इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी अगर हम इसका मोलर मास निकालना चाहेंगे, इसका मास निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा ना, ठीक है। यानी जब डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गए, ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गए ना, ठीक है। यानी कि अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन केस में जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है क्या कर जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या करता है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ तो भाई इसके मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई अगर ये दो पार्ट में टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। या फिर ये भी देख रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने यहाँ से बताया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलर मास के, ठीक है। यानी कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मोलर मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और डिसोसिएशन केस में जो आई की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। इसी तरह एसोसिएशन केस में जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब एसोसिएशन हो रहा है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके सॉलिड पार्टिकल्स, वो कम हो जाएंगे। भाई एक मोल लेकर के जा रहे हैं, वो आपस में जुड़ गए, तो एक का क्या बच गया, आधा बच गया, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज करेगी तो मोलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको मोलर मास के बेस पर भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आई की वैल्यू क्या थी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो वांट ऑफ फैक्टर क्या था, वांट ऑफ फैक्टर था रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेकिन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पर कि आई इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि आई के दो डेफिनेशन बन गए। फर्स्ट डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड सेकंड डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या होता है बेटा, वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर बात। हाँ, अब अगर मान लो ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, तो एसोसिएशन भी ना हो ना ही डिसोसिएशन हो, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और मोलर मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या होता है, आई की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखेंगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट इन केस ऑफ एसोसिएशन want of factor always less than 1, but when solution not dissociated nor associated, then want of factor is always equal to 1, ठीक है। अब चलिए, तो हमने I की वैल्यू पढ़ ली, ठीक है। अब जो चेंज आ रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी 4 टाइप की, कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट के अमाउंट है इसका क्या लगाना, आई से मल्टीप्लाई कर देना है, बस वांट ऑफ फैक्टर्स क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, ठीक है, यानी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, यानी कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट, एंड पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी, ठीक है। तो आई से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन है उसके केस में जो वैल्यू चेंज आ रही थी वो सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं जो वांट ऑफ फैक्टर है, वो वांट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट करना है हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो कितना हो सकता है, ठीक है। चलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मान लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका ना तो कंप्लीटली एसोसिएशन होता है ना ही कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है। जैसे अभी पीछे केस में हम क्या देख रहे थे कि जो सोडियम क्लोराइड था, जो NaCl था, जब NaCl को डिसॉल्व कर रहे थे तो जो 1 मोल लेकर चलो तो पूरा 1 मोल डिसोसिएट हो जा रहा था, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा अमाउंट डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ ही अमाउंट डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, ना कि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो चलिए डिसोसिएट केस मानते हैं, मान लिया कोई AN वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है Na मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो एट टाइम 0 इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा। जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो क्या ये 1 मोल लेके चलते हैं, ये क्या होगा 0, ठीक है। तो एट टाइम t इसका डिसोसिएशन हुआ। अब कंप्लीट डिसोसिएशन तो होगा नहीं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई। NaCl केस में इसको क्या मान रहे थे, यहाँ पर 0 मान रहे थे, क्योंकि हम क्या मान रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना NaCl कि वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन किसके केस लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अल्फा क्या करता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है, कि अल्फा डिसोसिएट हुआ तो बनेगा कितना, N अल्फा। कैसे भाई, जब 1 मोल AN का लेके चल रहे हैं तो कितने मोल्स बन रहे हैं, N मोल्स बन रहे हैं। जब 1 मोल AN का है तो कितने मोल्स बन रहे हैं, N मोल्स बन रहे हैं। तो जब अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, कितना मोल डिसोसिएट हुआ, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो कितना बनेगा, N अल्फा बनेगा ना भाई। अल्फा ही तो टूटा है यहाँ से, अल्फा ही तो डिसोसिएट हुआ है खाली, ठीक है। तो जब अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो बनेगा कितना, N अल्फा ना, ठीक है। तो जब 1 मोल AN से N मोल A बनते हैं तो अल्फा मोल से कितने बनेंगे, N अल्फा बनेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है। अब टोटल जो ऑब्जर्व्ड होगा वो कितना होगा भाई, टोटल ऑब्जर्व्ड डेटा कितना होगा भाई, ये तो N अल्फा होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो कुछ ना कुछ बचा हुआ है। देखिए भाई, कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ है, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ ना, ठीक है भाई। मान लिया 0.5 डिसोसिएट हुआ या 0.2 डिसोसिएट हुआ, मतलब कुछ ही पार्ट डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। तो टोटल ऑब्जर्व डेटा कितना आएगा, तो टोटल ऑब्जर्व डेटा आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, ठीक है। जो I की वैल्यू होती है क्या होती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना किया हमने, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। थ्योरेटिकली हम क्या लेके चल रहे थे, थ्योरेटिकली क्या लेके चलते हैं, 1 मोल लेके चल रहे थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा N माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस 1 डिवाइड बाई N माइनस 1। माइनस ऊपर से कॉमन निकालो, नीचे से कॉमन निकालो, तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I डिवाइड बाई 1 माइनस N। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो गया, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा कितना होगा, 1 माइनस I डिवाइड बाई 1 माइनस N। और N क्या है कि कितने मोल्स में डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। जो आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने मोल्स में डिसोसिएट हुआ है, वो है क्या, N, ठीक है। I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, ठीक है। अब चलिए वांट ऑफ फैक्टर हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसोसिएशन के केस में। अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन होता है तो क्या होगा, ठीक है। मान लिया A के N मोल्स हैं, जब सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया तो ये AN के फॉर्म में एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एट टाइम 0 या कितने लेके चल रहे थे हम, 1 मोल लेके चल रहे थे, तब क्या होगा, इसका एसोसिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। एट टाइम t मान लिया इसका कुछ पार्ट क्या होगा, एसोसिएट हुआ, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो गया, मान लिया ये अल्फा पार्ट क्या हो गया, एसोसिएट हुआ, ठीक है। तो जब अल्फा पार्ट एसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाई N। क्यों बनेगा भाई, देखो जब N मोल है तो N मोल जब A का लेके चल रहा है तो 1 मोल AN बन रहा है ना, यानी N मोल जब A का लेके चल रहा है कितने बन रहा था, 1 मोल बन रहा था, ठीक है। यानी N मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल कितना बनेगा, जब 1 मोल होगा कितना बनेगा, 1 बाई N AN। जब अल्फा होगा तो कितना बनेगा, अल्फा बाई N तो बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 1 माइनस अल्फा, जब अल्फा डिसोसिएट होगा तो AN कितना बनेगा, अल्फा बाई N, ठीक है। तो ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, तो ऑब्जर्व कितना कॉलिगेटिव कितनी क्वांटिटी होगी पार्टिकल्स की, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N, ठीक है। अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों से, क्या होगा, 1 प्लस अल्फा 1 बाई N माइनस 1, ठीक है। और I की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है,
ऑब्जर्व डेटा डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डेटा, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड क्या आया, 1 प्लस अल्फा 1/n-1, तो 1 प्लस अल्फा 1/n-1, थ्योरेटिकल कितना है, हम 1 लेके चल रहे हैं, ये थ्योरेटिकल है। तो 1 प्लस अल्फा 1/n-1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/n-1, 1 को इधर ले जाओ तो i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1/n-1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइड बाई 1/n-1, माइनस इधर से कॉमन निकालें, नीचे से माइनस ऊपर से कॉमन निकालें, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1/n। तो ये क्या हो गया, ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो एसोसिएशन के केस में, ठीक है, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1/n, ठीक है। इस तरीके से हमने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में देख लिया, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद इसके बेस्ड अब न्यूमेरिकल बचते हैं बेटा, ठीक है। हमारा 90% सिलेबस यहाँ खत्म हो गया, अब 10% खाली इसका न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी रह गई है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।